हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से इंजीनियरिंग एकेडमी वाराणसी में। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएल टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। वहाँ पे हम 75 क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हमने वहाँ पे उन पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। यहाँ पे फिर हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो पिछला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इस वजह से इसमें थोड़ा सा स्पीड अच्छी खासी रहेगी, बट यहाँ भी हम पूरे क्वेश्चंस को डिटेल में देखते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें भी कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो आपके सामने दिख रहा है 76 क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा गया है कि 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में किस प्रकार के भू रिसाव सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में पूछा गया है और भू रिसाव सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो ये सर्किट ब्रेकर क्या होता है जी, मैं बता भी चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में। यदि आप चाहते हो पिछला वीडियो देखना तो मैं इसमें आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से पिछला वीडियो देख सकते हो। 75 क्वेश्चन वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है सर्किट ब्रेकर, तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है, सिंपली जब भी सर्किट में कोई फॉल्ट आता है उसके वजह से उसमें क्या होता है, एक सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं जो सर्किट को ब्रेक करने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसमें होता क्या है ना, बेसिकली उस जब भी सर्किट ब्रेक होता है वहाँ पे एक आर्क जनरेट हो जाती है, जिसे बुझाने के लिए हम सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। उसमें कुछ SF6 जैसे मटेरियल होगा, उसको हम उसके अंदर डालते हैं, और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से सर्किट ब्रेकर का यूज हम बेसिकली सर्किट को अलग करने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है कि सर्किट ब्रेकर का प्रयोग हम जो करते हैं उसमें किस टाइप के पोल का यूज करते हैं। तो देखिए, आपके सामने ऑप्शंस जो हैं, तिहरे पोल, एकल पोल और चौहरे पोल, दोहरे पोल। तो अगर 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली है ना, तो वहाँ पे हम चौहरे पोल का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक न्यूट्रल भी होती है। जैसे ही फॉल्ट होगा तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगी सर्किट, उसकी वजह से। जैसे ये मैं आपको अगर फिगर दिखाऊं, तो ये एक न्यूट्रल पॉइंट भी देखिए, ये स्टार कनेक्शन है बेसिकली 3 फेज का। तो यहाँ पे जैसे ही सर्किट अनबैलेंस होगी तो क्या होगा, कोई भी फॉल्ट होने की वजह से एक न्यूट्रल वायर होगा, उससे भी करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमको 4 पोल मतलब चौहरे पोल के सर्किट ब्रेकर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यदि वहीं पे यहाँ पे सिंगल फेज यूज हुआ होता तो उसमें हमको केवल एक सिंगल पोल की आवश्यकता होती, मतलब एकल पोल की। वहीं अगर डबल फेज होता, मतलब 2 फेज होता, तो वहाँ पे हमको डबल पोल की आवश्यकता होती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौहरे पोल की आवश्यकता पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर किस प्रकार के रिले का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आप इससे शायद भली भांति परिचित भी होंगे कि हम बुक होल्स रिले का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये बुक होल्स रिले करता क्या है, कहाँ पे लगा होता है, ट्रांसफार्मर में आप देखोगे ट्रांसफार्मर के ऊपर, ट्रांसफार्मर से लेकर के कंजर्वेटर एक होता है, उसके बीच में ये लगा होता है। बेसिकली ट्रांसफार्मर को कंजर्वेटर के साथ अटैच किया गया होता है एक नली के थ्रू। जैसे ही ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट होता है तो क्या होता है कि उसमें जो ऑयल भरा जाता है ट्रांसफार्मर में, वो क्या हो जाता है जी, गर्म होने लगता है जी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गर्म होने लगता है, हीट जनरेट हो जाता है, और फिर क्या होता है, उसमें से कुछ गैसेस निकलने लगती हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अगर ट्रांसफार्मर था, इसमें ऑयल था, तो यहाँ से देखिए गैसें निकल के यहाँ पे जाएंगी आपके बुक होल्ज रिले में। ठीक है, रिले में क्या होता है कि कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो कि इसमें देखिए 2 फ्लोट लगे हुए हैं। इनका जो सीधा कनेक्शन मर्क्यूरी स्विच से है, और ये स्विच जो है आपके सीधे एक अलार्म से कनेक्टेड होती है। जैसे ही ये गैस इसमें आएंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपकी 2 पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। इन दोनों पॉइंट को क्या करके जाके धकेल देते हैं गैस, जिसकी वजह से इनका सर्किट कंप्लीट हो जाता है मर्करी स्विच के साथ। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, ये अलार्म बजा देगा कि भैया कोई फॉल्ट हो गया है। तो लोग जान जाएंगे कि हाँ, यहाँ पे कुछ फॉल्ट हुआ है ट्रांसफार्मर में। तो इसको फिर क्या करेंगे,
लोड से हटा देंगे और दूसरे ट्रांसफार्मर पे इसको कन्वर्ट कर देंगे और फिर इस पे ऑपरेट करके इसको ठीक कर देंगे। तो बुकहोल्ज रिले बेसिकली क्या करता है, जो भी ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होता है उसको बताता है। तो और ये काफ़ी महंगा होता है, इसलिए इसको 500 वोल्ट के 500 वोल्ट नहीं 500 केवीए अगर हम बात करें, इससे अधिक की रेटिंग के ट्रांसफार्मर के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी महंगा होता है तो सब स्टेशन वगैरह पे ही जहाँ पे अच्छे खासे ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं वहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुकहोल्ज रिले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार में प्रतिरोधकता और गलनांक होना चाहिए। ठीक है जी, फ्यूज तार में डैश प्रतिरोधकता और गलनांक होना चाहिए। तो अब फ्यूज तार है, तो फ्यूज तार का मतलब हो गया कि ऐसा कब होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सर्किट बोर्ड एक लगा देते हो, इसमें आप अगर फ्यूज़ कोई लगाते हो तो क्या करते हो, इसमें कॉपर वायर लगाए रहते हो। अब इसका जो गलनांक होना चाहिए वो निम्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल्दी मतलब कोई अभी करंट अगर यहाँ पे हाई करंट फ्लो होता है तो जल्दी गल जाना चाहिए ना, तभी तो आपके ये उपकरणों को बचा पाएगा घरों में जो यूज हो रहे हैं। तो इसका गलनांक निम्न होना चाहिए और करंट फ्लो होने के लिए इसका जो प्रतिरोध है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं वो भी कम होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि फ्यूज तार में निम्न प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है कि काम के लिए वॉइस का चयन किस पर निर्भर करता है। तो देखिए वॉइस क्या होती है जी। वॉइस देखिए एक हमारा टूल है जिसमें हम क्या करते हैं ना, जैसे किसी भी सामग्री को आप उस पर वर्क करना चाहते हो, उसको कटिंग फिटिंग करना चाहते हो, तो उसको पकड़ने के लिए कुछ चाहिए होगा ना। तो जिस चीज़ से इसको पकड़ते हैं ना उसी को हम वॉइस बोलते हैं। तो ये जो वॉइस का चयन हम करते हैं इसके जबड़े के मतलब जॉ जिसको बोलते हैं उसके आधार पे करते हैं। ठीक है, जबड़े की लंबाई के आधार पे कि कितना उसकी लंबाई होनी चाहिए। तो आप जैसा कि फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि ये देखिए एक टाइप का जॉ है जिसमें मैं आपको जॉ का अगर फिगर दिखा दूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये आपको जॉ दिख रहा हो जिसको हम जबड़ा बोलते हैं ना। तो इसमें हम जिस पे हमको वर्क करना होता है उसको इसमें हम क्या कर देते हैं, मजबूती से कस देते हैं, उसके बाद इस पर आसानी से वर्क कर लेते हैं। तो ये बेसिकली जा के मतलब कब्जे जिसको बोलते हैं उसके आकार पे इसका निर्भर ये उसके आकार पे निर्भर करता है, उसी टाइप पे हम इसका चयन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये तो काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन आ गया, ये तो बिल्कुल मजाक सा हो गया कि ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर है। तो सबको पता होगा, सारे लोग इसको जानते होंगे, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, और मैं आपको यदि बता दूँ तो ओम का नियम ये कहता है कि V जो होता है सॉरी I जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है V के। ठीक है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाता है V बाई आर, ये बेसिकली ओम्स लॉ है। तो इस पर तो सारे लोग PhD करके बैठे होंगे तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। लिखा गया है कि मितोपयोजित्र कि अब हिंदी में नाम भी कितने मस्त मस्त मतलब मज़ा आ जा रहा है कि लिखा गया है मितोपयोजित्र जिसको हम इंग्लिश में इकोनोमाइजर कहते हैं का प्रयोग डैश दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इकोनोमाइजर बेसिकली थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है जहाँ पे हम बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए हम इकोनोमाइजर का यूज करते हैं। अगर मैं आपको फिगर में दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे आपको थर्मल पावर स्टेशन का एक लाइन डायग्राम दिख रहा है जिसमें यहाँ पे एक बॉयलर यूज किया गया है। बॉयलर में हम क्या करते हैं, मतलब बॉयलर का मतलब भट्टी होती है, इसमें हम क्या करते हैं पानी को गर्म करते हैं। अब यहाँ से जो वाष्प निकलती है ना वो एक तो सीधा चली जाती है सुपर हीटर में, सुपर हीटर से वॉल्व से होते हुए टरबाइन में। अब यहाँ पे जो पानी टरबाइन से आगे जाती है उसको हम चाहे तो फिर से ठंडा करके कंडेंसर के थ्रू वापस पंप के थ्रू क्या करेंगे ऊपर चढ़ाएंगे और इसको इकोनोमाइजर में भेज देते हैं। अब यही इकोनोमाइजर में जाके ये क्या होती है फिर से गर्म होती है। गर्म कैसे होती है, जो बॉयलर है ना उसी के वाष्प से देखिए पूरा लाइन गई हुई है ना एक पाइप, उसी के वाष्प से ये क्या होता है हीट होता है जिसकी वजह से यहाँ पे पानी फिर से गर्म होता है इकोनोमाइजर में। और गर्म पानी को ही यदि फिर से आप बॉयलर में गर्म करो तो सोचिए एक अच्छी बात है ना कि आप पहले से ही गर्म है कुछ उसको गर्म कर रहे हो, तो इससे क्या होगी कि इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी ना। तो वहीं यहाँ पे पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में कि इकोनोमाइजर का प्रयोग
किसकी दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो बॉयलर की दक्षता को बढ़ाने के लिए, कि बॉयलर में हमें कम ही गर्म करना पड़े, पहले से ही गर्म पानी आए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया आपका बॉयलर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, जिसमें पूछा गया है कि 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, अगर आपसे पूछा होता कि संतुलित है लोड, ठीक है, संतुलित भार है, तो आप क्या करते वहाँ पे? सिंगल वाट मीटर मेथड का भी यूज कर लेते, 1 वाट मीटर मेथड का यूज कर लेते। बट यहाँ पे क्या है बेसिकली, जैसे देखिए ये लोड है यदि ये, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बेसिकली, एक सिंपल 1 वाट मीटर मेथड का यूज कर सकते थे। सॉरी, अगर सिंगल क्या है यहाँ पे 3 फेज प्रणाली में, हाँ, अगर बैलेंस्ड है तो वहाँ पे हम 1 वाट मीटर मेथड का यूज़ करते, 1 वाट मीटर लगाते और जो भी वैल्यू आती उसका 3 से गुणा कर देते, तो हमको तीनों का पता चल जाता। तो हम वहाँ पे 1 वाट मीटर मेथड का यूज कर सकते थे। लेकिन अब जैसे ही लोड यहाँ पे असंतुलित हो जाती है, तो असंतुलित होते ही, जैसे सपोज करिए ये हमने स्टार कनेक्शन दिया, ठीक है, अब इस स्टार कनेक्शन में अगर ये जो यहाँ पे लोड हैं जेड, और यहाँ पे जेड, और यहाँ पे जेड 1 जेड 2 जेड 3, ये अलग अलग हो गए। लोड अगर अनबैलेंस हो गया तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा जी? अलग पद्धति अपनानी होगी, जिसको हम 2 वाट मीटर मेथड बोलते हैं, उसका यूज करेंगे। ठीक है, बट ऐसे केसेस में क्या होता है, यदि आप एक न्यूट्रल पॉइंट निकालते हो तो, या फिर एक जिसको हम कॉमन पॉइंट बोल देंगे, यहाँ पे बेसिकली 2 वाट मीटर मेथड में एक फेज को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आर वाई बी होता है, तो आर वाई बी में हम क्या कर लेते हैं, एक फेज को कॉमन लेके बाकी दोनों में हम पोटेंशियल कॉइल, करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल लगा करके 2 वाट मीटर मेथड से यहाँ पे पावर निकाल लेते हैं। लेकिन वहीं अगर क्या हो जाए, बैलेंस्ड से अनबैलेंस्ड लोड हो जाए, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, 3 वाट मीटर मेथड का यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम तीनों फेज का अलग अलग पावर निकाल के अलग अलग देख सकते हैं। और 2 वाट मीटर मेथड से भी हम अनबैलेंस्ड का चेक कर सकते हैं, अगर न्यूट्रल में कोई भी करंट ना जारी हो तो। ठीक है, तो चलते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 वाट मीटर पद्धति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें पूछा गया है कि गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान होता है। तो देखिए, गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट का कार्यकारी तापमान कितना होता है जी? 2200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो, इस वजह से मैं थोड़ा यहाँ पे स्पीड में चलूँगा। ठीक है जी, यहाँ पे बेसिकली ये याद करने वाली चीज़ है, आप इसको याद कर सकते हो। मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 84, जिसमें पूछा गया है किसी स्टार्टर में 3 संकुचन और एक टाइमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, तो ऐसा कौन सा स्टार्टर होता है? देखिए, टाइमर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जिसमें हम टाइम की बात करें। ठीक है, अब टाइम की बात, जैसे आप सपोज करो आपके घर में जो समरसेबल होता है ना, उसमें जो स्टार्टर यूज हुआ होता है, स्टार्टर, वो बेसिकली क्या होता है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर ही यूज होता है। जैसे कि आप चाहते हो कि हमारी जो मशीन है समरसेबल, वो क्या हो कि ऑटोमेटिक लाइट आने पे अपने आप ऑन हो जाए। ठीक है, मतलब हमको जाना ना पड़े। आप रात में सोए हो तो जैसे आप ऑन नहीं कर पाते हो, तो ऑटोमेटिक उसके लिए आप बनाते हो। तो ऐसे केसेस में आपको ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे इसका यूज कर लेते हो, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का। तो वहाँ पे बेसिकली एक टाइमर लगा होता है। ठीक है, और देखिए जो इसमें ऑप्शन है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, DOL और 4 पॉइंट स्टार्टर, इसमें टाइमर नहीं लगा होता है, तो आप इसको ऑटोमेटिक नहीं बना सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो देख के भी आप बता सकते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 85, जिसमें पूछा गया है डोमेस्टिक AC आपूर्ति में RMS का मान है। तो देखिए, RMS जो होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, हम बात करें अगर डोमेस्टिक AC आपूर्ति में, तो अल्टरनेटिंग करंट अगर कुछ ऐसा है, तो इसमें जो इसका एम्पलीट्यूड है ऊपर,
ये सपोज करो कुछ भी वैल्यू है इसका, जैसे मान लो मैक्सिमम वैल्यू इसकी Vm है, तो इसका आप निकालते हो सॉरी, RMS वैल्यू अगर इसका निकालते हो तो कितना आ जाता है, Vm/√2। तो इसका मतलब 1/√2, आप 1/√2 इसका फैक्टर देखते हो, तो 1/√2 को यदि आप सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 0.707। तो एसी आपूर्ति में RMS रूट मीन स्क्वायर का मान कितना है जी, 0.707। तो पहला वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप बस बने रहिएगा, पूरे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पेशेंस के साथ बने रहिएगा, देखिएगा आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, कितने इजी इजी क्वेश्चन आप चाहो तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक है। तो ये तो आपके सामने काफ़ी बार आ चुका होगा और ये काफ़ी जाना माना क्वेश्चन है कि कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक है, मतलब प्रतिरोध रेजिस्टेंस टेस्टर जिसकी हम बात करते हैं, तो मेगर। ठीक है जी, मेगर क्या होता है बेसिकली, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस को मेज़र यदि करना हो, जहाँ पे मेगा ओम की बात करी जाए, वहाँ पे हम क्या करते हैं, मेगर का यूज करते हैं, ठीक है। और यदि हम इसकी बात कर लें तो इसमें होता क्या है बेसिकली, ये ना जनरेटर में आप देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल होता है, ये भी कुछ वैसे ही होता है। इसमें हम क्या करते हैं, 500 500 वोल्ट से लेकर के 5000 वोल्ट तक, 5000 वोल्ट तक डीसी जनरेट करने वाले क्या करते हैं, जनरेटर का यूज करते हैं, ठीक है जी। जिससे हम क्या कर सकते हैं, यदि 500 वोल्ट वाला आप लगाए हो जनरेटर, तो उससे आप 25 मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। वहीं यदि आप 5000 वोल्ट वाला जनित्र लगाए हो, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो जी, 20,000 मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे काफ़ी जब ज़्यादा अमाउंट का रेजिस्टेंस होता है तो उसको मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं, मेगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, मेगर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें पूछा गया है, निम्न में से किस प्रकार का लैंप डीसी सप्लाई पर काम करता है। तो देखिए डीसी सप्लाई पे कौन सा कार्य करता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है आर्क लैंप, मैंने आपको दिखा भी रखा है यहाँ पे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको देख के पढ़ सकते हो, जिसमें बताया गया कि आर्क लैंप जो डीसी सप्लाई पर कार्य करता है और सफ़ेद रंग का प्रकाश देता है, ठीक है। आर्क लैंप जिसमें दो इलेक्ट्रोड को संपर्क में लाकर उन्हें 2 या 3 mm की दूरी पर रख दिया जाता है। सप्लाई देने पर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच आर्क बनता है और इसी आर्क से पर्याप्त मात्रा में सफ़ेद रंग का प्रकाश निकलता है, ठीक है। इसमें कार्बन के देखिए इलेक्ट्रोड यूज होते हैं और इस लैंप का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, देखेंगे आप सिनेमा प्रोजेक्टर में और या फिर कोई सर्च लाइट में, जैसे आप पानी में अगर जाओ वहाँ पे सर्चिंग वगैरह होती है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है, आर्क लैंप का, ठीक है। तो आर्क लैंप डीसी सप्लाई पे काम करता है, याद रखिएगा आप। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखिए यदि अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ अप्लाई करिएगा, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करना, लेकिन कुछ तो करना यार, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, जिसमें पूछा गया है कि इन वोल्टेज ग्रेडिंग द रेंज बिटवीन 650 वोल्ट टू 33,000 वोल्ट इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे ये रेंज बताया गया है, जिसमें पूछा गया है कि इसको हम क्या कहते हैं, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो देखिए लो जो वोल्टेज होता है ना, लो वोल्टेज, यहाँ पे लो वोल्टेज है ना, तो ये कितना से कितना तक होता है जी, 0 से 250 वोल्ट तक को हम क्या बोलते हैं, लो वोल्टेज। मीडियम वोल्टेज कितना होता है, 250 से लेकर के 650 तक, ठीक है। और हाई वोल्टेज कितना होता है जी, हाई वोल्टेज यही जो आपको दिया गया है, 650 से लेकर के 33 किलो वोल्ट तक। और यदि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात करें तो ये एबव 33 केवी, मतलब 33 केवी से यदि ऊपर है तो हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, बेसिकली आप इनको माइंड में रखना, वहाँ पे स्ट्राइक कर जाएंगे। देखो क्वेश्चन करना इसलिए ज़रूरी है ना कि आप थ्योरी तो पढ़ लेते हो, थ्योरी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट क्वेश्चन करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये नहीं देखेगा एग्ज़ाम कि आप अभी तक कितना पढ़े, वो तो 3 घंटे आपके लेगा, उसमें आप
आपके माइंड सेटअप को जांचेगा कि आप जो भी अभी तक पढ़े ही हो या फिर प्रैक्टिस भी की हो। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन करना पड़ता है। प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा कि जल्दी जल्दी चीज़ें स्ट्राइक करेंगे माइंड में। आप वहाँ पे जाते ही आप क्वेश्चन को तुरंत टिक करोगे, वहाँ पे टाइम ही नहीं होता है कि आप सोचो। तो इसलिए क्वेश्चन करना ज़रूरी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड टू इंसुलेट द कम्यूटेटर सेगमेंट। अब पूछा गया है, हिंदी में बताऊं तो कम्यूटेटर सेगमेंट को जो हम यूज करते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट, उसको जो इंसुलेट किया जाता है वो किस मटेरियल का बना होता है ना, इंसुलेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है। तो आप देखोगे कि जो वाइंडिंग होती है ना, अगर आप सब स्टेशन वगैरह पे जाओ तो वहाँ पे होती भी है। तो एक वाइंडिंग होती है तो उसके बाद एक इंसुलेशन लगाया जाता है, अगली वाइंडिंग होती है फिर एक इंसुलेशन लगाया जाता है, फिर एक वाइंडिंग होती है एक इंसुलेशन लगाया जाता है। तो जो इंसुलेशन यूज किया जाता है वो किसका बना होता है, बेसिकली माइका का बना होता है। ठीक है जी, माइका का बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइका इंसुलेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, जिसमें पूछा गया है कि स्लिप रिंग मोटर को स्क्विरल केज प्रेरक मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहां की आवश्यकता होती है। देखिए स्लिप रिंग मोटर का यूज हम स्क्विरल केज के स्थान पे क्यों करते हैं। देखिए ऐसा इसलिए कि जो टार्क होता है ना, इनिशियल टार्क, वो किस पे डिपेंड करता है हमारा, R/X किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के। अगर मैं आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक भी बना दूं ना, तो कैरेक्टरिस्टिक देखिए कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे इनिशियल में कुछ ऐसे रहेगा, फिर ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इनिशियल टार्क यदि हाई रखना है तो आपको जो रेजिस्टेंस की वैल्यू उसको बढ़ाना होगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने के लिए केज इंडक्शन मोटर में रेजिस्टेंस आप कहाँ पे बढ़ाओगे, ये बेसिकली क्या होता है स्क्विरल केज में, कोई भी एक्सटर्नल वायर इसमें होता नहीं है, सिलेंड्रिकल टाइप का थोड़ा होता है। ठीक है, और इसके एंड्स को हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं इसके जो बार हैं उनसे। तो यहाँ पे कोई भी वायर देखिए एक्सटर्नल नहीं निकला है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें जी, हम एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं, स्लिप रिंग टाइप के, जिसमें स्लिप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाऊं मैं फिगर में, तो स्लिप के थ्रू, ये जो स्लिप हैं इनके थ्रू वायर निकले होते हैं, तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इन वायर के साथ रेजिस्टेंस को एड अप कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकें, रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें और टार्क को हम कंट्रोल कर सकें, बढ़ा सकें। तो इनिशियल में टार्क को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे जी, स्लिप रिंग मोटर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च प्रारंभिक टार्क। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलावर्त विद्युत धारा एडी करंट की विशेषताओं का प्रयोग में किया जाता है। तो एडी करंट की अगर हम बात करें तो ये एमसी टाइप, मतलब मूविंग कॉइल मीटर में डैम्पिंग के लिए यूज किया जाता है। वहीं यदि हम बात करते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का, तो वहाँ पे हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का। ये याद रखना आप दो चीज़ें बस, कि अगर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, अगर क्या है जी आपका मूविंग कॉइल टाइप का है मशीन, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, एडी करंट डैम्पिंग का, एडी करंट डैम्पिंग का। तो इसका आंसर हो जाएगा एडी करंट डैम्पिंग, एडी करंट के लिए एमसी मीटर डैम्पिंग। तो चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 92, जिसमें पूछा गया है एमएमएफ का पूर्ण रूप है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसका जानते ही होंगे कि मैग्नो मोटिव फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय वाहक बल। अच्छा जी, तो देखिए अगर मज़ा आ रहा हो तो बने रहना पेशेंस के साथ, ये नहीं कि यहाँ से स्किप करके चले जाएं, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे, सारे डाउट यहाँ पे देखिए क्लियर हो जा रहे हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है कि रंग कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या है। तो देखिए यहाँ पे गोल्डन की बात करी गई है, तो मैं एक क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ जिसमें आया था कुछ आंसर 2410 ±5% ओम। तो यहाँ पे जो 5% हमने लिया था टॉलरेंस, वो गोल्ड का ही लिया था। तो गोल्ड का बेसिकली कितना हो जाता है जी, ±5% सहनशीलता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला 5%। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 94, जिसमें व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुली चार्ज लेड एसिड बैटरी। तो देखिए यहाँ पे सीसा अम्ल बैटरी की बात कर गई है फिर से, उसमें पूछा गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। तो वो 1280
होता है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट आप अपना क्या बनाएं, तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे 1280 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इसको आप माइंड में रखना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, जिसमें पूछा गया है, ये मज़ेदार क्वेश्चन है कि अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली का परिचालन आवृत्ति है। तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे जो अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली की है वो देखते होगे, आप कहीं पढ़े भी होगे कि वो लोग 60 हर्ट्ज यूज़ करते हैं और हम लोग कितना यूज़ करते हैं, 50 हर्ट्ज यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों भाई? देखिए 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज यूज़ करने के पीछे थोड़ा सा एक रीज़न ये है कि पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे थॉमस एडिसन, जिन्होंने क्या किया, पहले 50 हर्ट्ज पे डीसी सप्लाई, सॉरी यहाँ पे क्या किया जी, 50 हर्ट्ज पे एसी सप्लाई को स्टार्ट किया था एसी के रूप में। बट क्या हुआ ना कि फिर टेस्ला जी आए, आपने टेस्ला का नाम सुना होगा। तो टेस्ला जी आए, टेस्ला जी ने क्या किया कि उन्होंने एक 60 हर्ट्ज पे चलने वाली मशीन मतलब डिज़ाइन किए उन्होंने, और फिर क्या किया उन्होंने, सप्लाई को 60 हर्ट्ज बनाया। लेकिन इन दोनों के बीच में फिर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्शन आया और ये दोनों थोड़ा क्या हुए आपस में, बाद में जब क्या हुआ कि काफ़ी सारी बातचीत होने के बाद बताया गया कि नहीं भैया 60 हर्ट्ज ही हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि ये अच्छा हमको दिख रहा है। तो क्या हुआ कि वहाँ से वो लोग 60 हर्ट्ज ही लगे यूज करने, जबकि हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज जो हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली ये इंग्लैंड वाले जैसे हो गए या फिर जितने भी यूरोपियन हो गए देश, जिसमें इंग्लैंड हो गया, तो वो लोग पहले शासन करते थे, वो लोग क्या करें 50 हर्ट्ज यूज़ करके गए और वहीं आज तक हम लोग भी कर रहे हैं 50 हर्ट्ज यूज। अच्छा ये जो 50 हर्ट्ज मैं बोल रहा हूँ बार बार, इसका क्या मतलब है? ये भी एक मज़ेदार चीज़ है कि आप जो घरों में बल्ब को देखते हो ना, बल्ब जो जलती है, तो आपको तो दिखता है कि ये कॉन्स्टेंटली जल रही है, लेकिन होता क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको पता होगा शायद कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल को हम पूरा कर सकते हैं। ये देखिए 1 साइकिल, ऐसे ऐसे 2 साइकिल, तो एक ही सेकंड में यदि अल्टरनेटिंग करंट में 50 साइकिल पूरा हो रही है तो उसको हम बोलेंगे कि 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो ये जो बल्ब होता है हमारा ना, इसी फ्रिक्वेंसी से जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, मतलब ऊपर गया एक बार जला फिर बुझा, तो 50 बार ये जलता बुझता है, तो इसी वजह से हमको ये कांस्टेंट जलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप शादी विवाह में अगर गौर करो, शादी विवाह में तो आप देखते हो कि जब जनरेटर चलता है ना, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है थोड़ी सी जब डाउन होती है, तो बल्ब आपको हमेशा कैसे दिखते, थोड़ा थोड़ा लगता है कि बल्ब जो है बुझ रहा है, जल रहा है। तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो थोड़ी कम होती है, वो इसलिए वो हमको दिखता है कि थोड़ा जल रहा है बुझ रहा है, जबकि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। इस वजह से एक ही बार में 50, एक ही सेकंड में 50 बार जल बुझ जाता है, इसलिए हमको पता ही नहीं चलता है और लगता है कि बल्ब हमेशा ग्लो कर रहा है। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिकल यूट्यूब पे देखना तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 हर्ट्ज यूज़ करते हैं अमेरिका वाले। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 96, जिसमें पूछा गया है ट्रांसफार्मर टैपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर टैपिंग स्विच जो होता है, बेसिकली टैपिंग के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। अगर मैं ऑटो ट्रांसफार्मर बनाऊँ तो कुछ ऐसा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है कि एक ही वाइंडिंग पे क्या होता है जी, प्राइमरी भी होती है और सेकेंडरी भी होती है। सॉरी, ये देखिए प्राइमरी हो गया आपका, ये प्राइमरी, और ये आपका सेकेंडरी हो गया। लेकिन सेकेंडरी यहाँ पे बनाने के लिए हम अब यहाँ पे हम टैपिंग देना चाहते हैं, तो हम सेकेंडरी साइड में क्या करते हैं, इसे टैपिंग दे देते हैं। ठीक है, अब टैपिंग देने का क्या फ़ायदा हुआ जी, ये एक आपकी वाइंडिंग हो गई कि आप इसको स्विच के थ्रू यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ से निकाल सकते हो। तो जिससे आपको क्या हो जाए जी, स्टेप डाउन यदि आप वोल्टेज को करते हो तो आप उससे जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है उतना वोल्टेज आप सेकेंडरी साइड पे ले सकते हो। ठीक है, तो हम कहाँ पे टैपिंग करते हैं जी, द्वितीयक वाइंडिंग में, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक वाइंडिंग, सेकंड नंबर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, जिसमें पूछा गया है कि 300 वोल्ट पैमाने की रेंज में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक रीडिंग 40 वोल्ट है, लेकिन मीटर चयनकर्ता स्विच 30 वोल्ट पर है, तो वोल्टेज पाठ्यांक रीडिंग की गणना करिए। ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है। इसमें हमको बेसिकली एक बात करें तो वोल्ट मीटर जैसे हो गया, उसकी रेंज यहाँ पे, अगर रेंज अगर मैं दिखाऊं तो 0 से लेके कितना है,
जीरो से सॉरी 300 वोल्ट है, जिसमें कि जो नेडल है हमारी पॉइंटर वो कहाँ पे है जी 40 पे, तो 40 वोल्ट मेजर कर रहा है। लेकिन अब बोला गया कि लेकिन मीटर चयन करता स्विच 30 वोल्ट पर है। जो मीटर चयन करता है वो बेचारा कहाँ पे है, देखिए 0 से लेके उसकी 30 ही रेंज है, ठीक है। तो यदि 300 के रेंज में 40 वोल्ट आता है तो 30 वोल्ट के रेंज में कितने पे आना चाहिए उसकी रीडिंग। तो 300 जब रेंज था तो 40 आया, तो हम निकाल लेते हैं कि जो 40 है वोल्ट वो 300 का कितना परसेंट है। तो आप देखोगे तो 40 जो है 300 का 13.39% है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे भी क्या करना है, जो रेंज दी गई है 30 तक, 30 का यदि हम 30 का 13 दशमलव मतलब 30 का मतलब गुणा 13.39% निकाल लेना, तो हमको पता चल जाएगा। तो 13 का गुणा 30 का गुणा यदि 13.39 में आप करोगे फिर बटे 100 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, बेसिकली 4 के करीब आ जाएगा, तो 4 वोल्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो वोल्टेज पाठ्यांक रीडिंग होगी, जो यहाँ बाहर से आदमी लेगा रीडिंग, वो 4 वोल्ट आ जाएगी। तो ऐसे हमको सॉल्व करना है कि पहले का ले करके रेंज उसके परसेंटेज निकाल लेना है कि कितना परसेंट है, फिर दूसरे पे भी वही चीज़ अप्लाई कर देनी है कि यार जब 300 में 40 उसका 13 ही परसेंट है तो 30 का 13% देख लेते हैं, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 4 वोल्ट। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर से वीडियो को पीछे ले जाके देख लेना आराम से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है CFL का पूर्ण रूप क्या है, क्वेश्चन नंबर 98। तो CFL का पूर्ण रूप क्या होता है जी, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। देखिए आप जितने भी फुल फॉर्म है उनको पढ़ लो, 4-5 तो फुल फॉर्म ही आ गए, जिससे आपके 4-5 नंबर यूं ही बन जाएंगे। और जितने BIS के हैं, देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं यदि, तो अगला क्वेश्चन देखिए जैसे पूछा गया है BIS के अनुसार, तो BIS के जितने भी ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड जिसका फुल फॉर्म होता है, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं सबको कर जाओ, क्योंकि 6-7 नंबर तो पक्के हैं इससे। मैं क्योंकि इसमें देख रहा हूँ कि काफ़ी क्वेश्चन BIS के पद्धति पे ही पूछा गया है। तो यहाँ पे जैसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि BIS के अनुसार किसी भी संस्थापना में पूर्ण लोड पर अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए वोल्टेज ड्रॉप देखिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो काफ़ी लॉस होगा। लॉस होने से क्या होगा कि वहाँ पे ज़्यादा उनको क्या करना होगा जी, करंट फ्लो कराना होगा पावर स्टेशन से, तो जिसकी वजह से काफ़ी खर्चा बैठेगा। तो इस वजह से उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड तय किया कि किसी भी संस्थापना में पूर्ण लोड पर अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3%, चौथा वाला। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर की होती है। तो देखिए सबसे पहले रेलवे इंजन जो होता है, इंजन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे यूनिवर्सल मोटर का यूज़ होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल मोटर का यूज होता है जिसमें जिसकी कैपेसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 2200 हार्स पावर की, ठीक है, 2200 हार्स पावर। आप इसको याद कर लेना कि जो रेलवे इंजन होता है उसमें यूनिवर्सल मोटर यूज होता है ना, ठीक है। तो ये आपका इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला वाला। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए हैं, केवल 50 ही क्वेश्चन बचे हैं। तो आप छोड़ के कहीं मत जाना, पूरे क्वेश्चन को देखना। यहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल हो जाने हैं और उसी से आप पूरे मतलब बुक को कवर कर सकते हो, ठीक है। आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केबल के जोड़ों के लिए पकड़ लक्स किस सामग्री से बने होते हैं। तो देखिए जो लक्स होता है वो होता क्या है, लक्स का मतलब जो हम वायर होता है उसको सिंपली क्या करते हैं, अपने हाथ से ही जोड़ देते हैं, लेकिन वो ठीक से नहीं जुड़ता है, तो इसके लिए हम लक्स का यूज़ करते हैं। देखिए हमने फिगर भी दिखा रखा है, क्या बात है। देखिए फिगर आपके सामने आ गया, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बंदा है जो कि हाथ से पकड़ा हुआ है इन दोनों लक्स को। यहाँ पे एक पट्टी लेगा, अब क्या करेगा, यहाँ पे इनको कस देगा। अब इनको भी अच्छे से टाइट किया जाता है ताकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ना हो। अब ये जो लक्स बने होते हैं वही पूछा है किसका बना होता है, तो आप इजली बता सकते हो कि ये किसका बना होता है जी, आपके एल्युमिनियम और कॉपर, ठीक है, एल्युमिनियम और कॉपर तांबा का बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्स आपने देख लिया कैसा होता है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पूरी अंतराल वाइंडिंग में कॉइल अंतराल और पोल अंतराल के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉइल अंतराल और पोल अंतराल दोनों क्या हो जाते हैं ऐसे कंडीशंस में, इक्वल हो जाते हैं। तो ये फार्मूला आप याद कर लेना, ठीक है, कि कॉइल अंतराल जो होता है वो पोल अंतराल के इक्वल हो जाता है ऐसे कंडीशंस में पूरी अंतराल वाइंडिंग में। क्वेश्चन नंबर 102 तक कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है फ्लैशर बल्ब का प्रयोग में किया जाता है। तो जो फ्लैशर बल्ब देखिए होता है ना, उसका प्रयोग हम एक तो सजावटी प्रकाश व्यवस्था में करते हैं, दूसरा आप देखोगे अपने बाइक में यही वाला बल्ब लगा होता है कुछ ऐसा ही, जो कि फोकस किसी मतलब दूर की वस्तुओं पे फोकस मारने के काम में आता है। ठीक है, अगर आपको फोकस देना है कहीं पे तो हम इस इस तरह के बल्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप अपने बेसिकली जो बाइक यूज़ करते हो उसमें देखना, या फिर आपके घर जो भी व्हीकल्स हो, जैसे फोर व्हीलर हो या फिर कुछ भी हो, ट्रक वगैरह में भी आप देखोगे वहाँ पे ये फ्लैशर बल्ब का यूज़ करते हैं फ्लैश कर मतलब मारने के लिए। ठीक है, और जो यहाँ पे ऑप्शंस तो नहीं दिया गया है वैसा, लेकिन सजावटी प्रकाश व्यवस्था में भी उसका यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला, सजावटी प्रकाश व्यवस्था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, जिसमें पूछा गया है मापन यंत्रों में बाल कमानी डैश सामग्री प्रयोग की जाती है। तो बाल कमानी में देखिए फास्फोरस कांसा का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अच्छा है, जिसमें पूछा गया है कि स्टेयर केस वायरिंग मिनिमम नंबर ऑफ टू वे स्विचेज यूज्ड इन अ सर्किट इज। देखिए स्टेयर केस का मतलब कि जो सीढ़ियाँ होती हैं उसमें जो वायरिंग की जाती है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ टू वे स्विचेस कितने होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ टू वे स्विचेस। टू वे स्विचेस क्या होता है, टू वे स्विचेस का मतलब कि जिसको हम क्या कर सके, दो दो तरीके से कंट्रोल कर सके। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हो ना, ये देखिए आपके सामने टू वे स्विच मैंने दिखा रखा है। यहाँ पे देखिए ये सीढ़ी के एक तो नीचे लगाया गया है, दूसरा एक ऊपर लगाया गया है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और मैं जूम करूँ तो इसका मैं आपको थोड़ा सा कनेक्शन बता दूँ। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कंट्रोल इसका कैसे होता है टू वे स्विच का, हम यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, ये स्विच क्या होगा इस वाले वाइंडिंग पे आके लग जाएगा, नीचे वाला जो दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली यदि ये 1 हो गया, नीचे वाला 2, तो 2 वाले पे आके लग जाएगा और ये ऊपर वाला ओपन हो जाएगा। इससे आप देखोगे कि क्या होगा, ये जो पहले सर्किट कंप्लीट थी यहाँ पे, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऑफ कर दिए। अब क्या हुआ कि आप धीरे धीरे नीचे आ गए, सीढ़ियों से उतर के नीचे आए, अभी तो सर्किट ऑफ है। अब आप चाहते हो ऑन करना, तो वापस से आपको सीढ़ियों पे ना जाना पड़े, आप यहीं से ऑन कर लो। उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे स्विच को जैसे ही आप नीचे को पुश करोगे तो ये वाला देखिए इससे कनेक्ट हो गया। तो अब क्या हो गया कि ये जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको, वन वाली वायर, ये वन वाली वो ओपन हो गई और नीचे वाली पूरी की पूरी जुड़ गई। ठीक है, तो ये टू वे स्विच देखिए बेसिकली है, जो कि मिनिमम नंबर ऑफ टू वे स्विच हम दो यूज कर सकते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ऊपर और एक नीचे। तो यही हमसे पूछा गया है कि सीढ़ियों पे हम कितना यूज कर सकते हैं। तो देखिए पूरे फिगर के साथ मैंने आपको दिखा दिया कि टू वे स्विच को हम मिनिमम नंबर मतलब दो मिनिमम नंबर ऑफ स्विच यूज कर सकते हैं टू वे स्विच को। अगला क्वेश्चन नंबर 106, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस मोटर को सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, पूछा गया है कि निम्न में से किस मोटर को कम लागत के रख रखाव की आवश्यकता होती है। तो देखिए बेसिकली जो इंडक्शन मोटर होता है ना, इसका इस समय यूज काफ़ी प्रचलन में है, क्योंकि ये काफ़ी ईजीएस्ट इसकी रनिंग होती है और इसके रख रखाव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। काफ़ी कम लागत में ही हम इसको कहीं पर भी यूज कर लेते हैं। अब आजकल जितने भी यूज होते हैं आपके मशीन, जितने भी मोटर यूज होते हैं ना, बेसिकली इंडक्शन मोटर ही उसमें यूज किया, जैसे एलिवेटर वगैरह हो गया और लिफ्ट वगैरह हो गया,
ऐसी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो गई जहाँ पे अब इंडक्शन मोटर ही यूज में आने लगे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंडक्शन जो मोटर होता है उसकी रख रखाव में कम लागत होता है, बाकी सारे जो होते हैं अब वो आधुनिक नहीं रह गए, अब इंडक्शन मोटर ही ज़्यादा यूज में लाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें पूछा गया कि वेव वाइंडिंग में होता है। देखिए वेव वाइंडिंग आप बेसिकली भूल जाते हो वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग में क्या, मतलब कंफ्यूज हो जाते हो बार बार। तो मैं एक तरीका बताता हूँ कि आपको याद रहे। देखिए जब भी वेव वाइंडिंग पूछे तो आप एक वेव बना लेना, ठीक है। वेव, अब देखिए वेव में जो एक साइकिल होती है उसमें एक अपर और एक लोअर, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइकिल होती है। तो दो कितनी साइकिल होगी जी यहाँ पे? दो, ठीक है। अगर हम इसको दो मतलब पार्ट में करें तो दो। तो वेव वाइंडिंग में आप याद करना कि जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ का मतलब कि समांतर जो पाथ होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, वो कितने होते हैं? दो। दो वेव में देखिए दो पार्ट तो दो। और वहीं यदि आप एक याद कर ली तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। दूसरा क्या है? क्या है जी? लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है? जितने नंबर ऑफ पोल होते हैं उतने ही नंबर ऑफ समांतर पथ होते हैं, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू ए, ये किस में होता है? लैप वाइंडिंग में। तो लैप वाइंडिंग याद रहे ना रहे, आपको आपसे वेव वाइंडिंग जरूर याद रहेगा कि वेव बनाना, उसमें दो आपको साइकिल दिख रहे हैं, दो पार्ट दिख रहे हैं एक साइकिल के, तो दो दो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है। अब से आपको कभी नहीं भूलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 107 हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 108, जिसमें पूछा गया है डीसी जनरेटर के सिद्धांत पे काम करता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको अगर नहीं याद है तो आपका फिर पढ़ना बेकार है। जिसमें पूछा गया है कि किस सिद्धांत पे काम करता है डीसी जनरेटर, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बताऊं तो जो आपका कंडक्टर होता है यदि वो कोई फ्लक्स कट करता है, ठीक है, यदि आपका कंडक्टर कोई फ्लक्स कट करता है, सॉरी ऐसे, तो क्या होता है जी? उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, और वो जो ईएमएफ होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? फ्लक्स के परिवर्तन दर की, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया जी आपका? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये काफ़ी इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ दिया जाता है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, जिसमें पूछा गया है टेकोमीटर का प्रयोग मापने में किया जाता है। तो टेकोमीटर का प्रयोग देखिए किस चीज़ को मापने में किया जाता है? गति को मापने में। जैसा कि मैं आपको देखिए फिगर में भी बना के दिखा रखा हूँ कि टेकोमीटर, ये टेकोमीटर किसी ने पकड़ा हुआ है बंदे ने, जिसपे जिसका यूज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए सैफ्ट है, सैफ्ट, साफ्ट नहीं सैफ्ट, मशीन की सैफ्ट है जो कि रोटेट कर रही है। आप चाहते हो कि कितना रिवोल्यूशन हो रहा है, रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में, तो आप क्या करो यहाँ पे टाइमर सेट करो, 1 मिनट में देखो कितना करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सैफ्ट पे देखिए एक रिफ्लेक्टिव मार्क लगाना जो रिफ्लेक्ट करे, और उसको अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इस टेकोमीटर की मदद से उस पर एक रे हम क्या करेंगे, उस पर एक रे डालेंगे, रेड विजिबल रे, जो क्या करेगा, इसको काउंट करेगा कि कितना बार ये घुमा, 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन हुआ। तो उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे टेकोमीटर का यूज़ करते हैं। तो गति, बेसिकली गति को मापने के लिए हम टेकोमीटर का यूज़ करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा जी? सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फ्लोरोसेंट लैंप में, फ्लोरोस्केंट लैंप में होता है, फ्लोरोस्केंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले सॉरी फ्लोरोस्केंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक चोक का पावर फैक्टर क्या होता है? तो उसका जो पावर फैक्टर काफ़ी अच्छा होता है, 98% पावर फैक्टर उसका होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप याद करने वाली चीज़ याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, जिसमें पूछा गया है कि डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी मतलब इजी इजी हैं, कुछ क्वेश्चन जो अच्छे हैं, मज़ेदार हैं, उनको ही बताते हुए चल रहे पूरे एग्जाम्पल के साथ। तो थोड़ा और पेशेंस बनाए रखिए। बस केवल कितने क्वेश्चन रह गए हैं जी? मात्र 40 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो थोड़ा सा मैं अपनी स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, बट फिर भी ध्यान रखूँगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलें। तो पूरे पेशेंस के साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 111वां, जिसमें पूछा गया है
कि डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है। तो देखिए डीसी मोटर की दिशा को या तो हम फील्ड चेंज कर दें या तो आर्मेचर के कनेक्शन को ही चेंज कर दें। तो डीसी मोटर यदि क्या कर रही हो, जैसे आप बैटरी वाला देखे होगे पंखा, उसमें क्या करते हैं जब हम वायर को क्या करते हैं अलट पलट के लगा देते हैं तो उल्टा लगता है हवा देने, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे डीसी मोटर की बात करी गई। आप घर में पंखा होगा डीसी मोटर वाला तो आप चेक करना जाके, ठीक है। तो देखना कनेक्शन को उल्टा करके तो पंखा उल्टा घूमने लगेगा। और यदि आप चाहते हो तो फील्ड को ही चेंज करना, उसमें जो क्या लगा होता है नॉर्थ साउथ, उस चीज़ को चेंज कर देना, तब भी उल्टा लगेगा घूमने। जैसा कि आप देखो यहाँ पे मैंने फिगर भी दिखा रखा है। यही आपको करना है, अपने पंखे को खोलना है। पंखे को खोलने के बाद क्या करना है, आप अपने घर का अच्छा पंखा मत खोल देना, नहीं तो मार भी पड़ सकती है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, देखिए ये वायर को यहाँ टच किया है। आप एक बार ऐसे टच करना, एक बार ग्रीन को उधर ले जाना, रेड को इधर लेके आना, तो आप देखना कि क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है उसमें, उसकी दिशा मोटर की जो रोटर की दिशा होती है वो बदल जाती है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज वाली प्रणाली में वाइंडिंग कॉइल के बीच फेज अंतर होता है। तो 3 फेज वाली प्रणाली, अगर 3 फेज की बात करें तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है। एक चक्कर देखिए 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री को हम क्या करें, 3 फेज है 3 से डिवाइड करें तो 120 आ जाएगा। अब 120 डिग्री क्या होता है, इनके बीच का फेज डिफरेंस होता है। तो यहाँ से जो इसका सही आंसर हो गया वो क्या हो गया जी, 120 डिग्री। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 3 फेज प्रणाली यदि आप पढ़े होगे तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आना ही आना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, जिसमें पूछा गया मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग सीढ़ी के वायरिंग में किया जाता है जहां एक लैंप से नियंत्रित होता है। तो देखिए अगर फिर से हम सीढ़ी की बात करें तो एक कुछ मध्यवर्ती स्विच इस टाइप का होता है, आप देखे होगे। तो उसको हम 3 जगह 3 और अधिक स्थान से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो मध्यवर्ती स्विच का बेसिकली ये होता है कि 3 जगह से और हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम सीढ़ी के वायरिंग की बात करें तो इसका सही आंसर पहला वाला हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, जिसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है भाई, देखिए इसमें पूछा गया है यदि 1.5 वोल्ट के 6 सेल श्रृंखला में जुड़े हुए हैं लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है तो फिर कुल वोल्टेज कितना होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी देर बाद न्यूमेरिकल आया, जो कि मुझे पसंद है, आप लोगों को हो सकता है ना पसंद हो। देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे इसको हमको सॉल्व करना है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि एक ही लूप में यदि क्या है जी, कुछ वोल्टेजेस देखिए सीरीज में यदि कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना है वहाँ पे, ये देखिए, तो उनका जो लूप में सम होता है, अगर उनको हम उनका एल्जेब्रिक एडिशन करें तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि उनका एल्जेब्रिक यदि हम सम करें, सॉरी यहाँ पे माइनस, तो एल्जेब्रिक सम 0 आ जाता है। ये है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये देखिए मैं तब तक बना भी दिया। जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना है जी, 6 सेल श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 और ये छठवां, जिसमें से जो छठवां वाला है देखिए ये प्लस इधर था फिर माइनस इधर था, यहाँ पे उल्टा हो गया है, माइनस पहले पड़ गया है प्लस बाद में, इसको उल्टा कर दिया गया है। तो बताना है हमको कि कुल वोल्टेज कितना होगा। तो हम इनको क्या करेंगे जी, 1 वोल्ट वोल्टेज जो है वो कितना का है जी, 1.5 वोल्ट। एक सेल मतलब 1.5 वोल्ट का है, तो 6 सेल का हमको करना है जिसमें एक सेल क्या है उल्टा है, तो 5 सेल का निकाल लेते हैं, मतलब इनको ऐड कर देते हैं और इनको भी ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने का तरीका क्या होगा, 1.5 प्लस 1.5 ऐसे करते चले जाएंगे। लास्ट में आते आते जो छठवां वाला है उसको हम माइनस करके लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे उल्टा है, तो 1.5 कर देंगे। तो जब 5 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 को यदि आप जोड़ोगे तो 1.5 गुणे 5 सेल को जोड़ दो तो कितना आएगा, 7.5, इतना वोल्ट हो गया। और लास्ट वाला जो है उसको माइनस कर दो 1.5 को तो कितना आ जाएगा जी, 6 वोल्ट, 6 पॉइंट। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल इसलिए आ जाए ना तो मज़ा आ जाता है। तो ये 6 वोल्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो चाहते हैं न्यूमेरिकल आए, वो क्योंकि ये चाहते हैं ना कि भाई लेवल अच्छा हो तो वो भीड़ से हट सके, क्योंकि अगर सिंपल आ गया तब तो काफ़ी लोग कर जाएंगे, जो नहीं भी पढ़े होते हैं वो भी कर जाते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल यदि अच्छा हो तो उसमें एक्चुअली होता है, पता चलता है कि हाँ किसने पढ़ रखा है किसने नहीं पढ़ा है।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर डीजल विद्युत उत्पादन यंत्र संयंत्र की क्षमता कितनी होती है। तो जो कि ये जो डीजल विद्युत उत्पादन होती है, डीजल विद्युत उत्पादन संयंत्र, अन्य के कंपेरिजन में इसका थोड़ा लो होता है। कितना होता है? 0.5 केवीए से लेकर के 110 केवीए तक की क्षमता का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र स्विच में जुड़ा हुआ होता है। एक तो हिंदी पढ़ के इतना मजा आ जा रहा है कि मैं क्या बताऊं। अगले क्वेश्चन देखिए, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो संधारित्र होता है कैपेसिटर स्विच, वो में जुड़ा हुआ होता है। तो मैं आगे भी पिछले वाले वीडियो में करा चुका हूँ ऐसा एक क्वेश्चन, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि जो कैपेसिटर होता है वो स्टार्टिंग वायरिंग से जुड़ा होता है। बेसिकली यहाँ जो वायरिंग लिखा गया है वो वाइंडिंग होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग से श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या करना रहता है हमको जी, फेज डिफरेंस मेंटेन करना रहता है, जिससे क्या हो सके। देखिए यहाँ पे मैं फिगर ही सीधे दिखा देता हूँ। फिगर में आप देख सकते हो कि हमको फेज डिफरेंस मेंटेन करना है। मैंने आप वहाँ पे सिविल का कॉन्सेप्ट भी बताया था, CIVIL, जिसमें हम जानते हैं कि कैपेसिटर यदि हो तो करंट लीड करता है वोल्टेज से, इंडक्टर यदि हो तो वोल्टेज लीड करता है करंट से। तो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उससे हम एक कैपेसिटर कनेक्ट किए हैं, ठीक है। और जो रनिंग वाइंडिंग है उसका जो इंडक्टेंस होता है वो काफ़ी अधिक होता है, ठीक है जी, इंडक्टेंस। और इसका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है थोड़ा। इसका इंडक्टेंस अधिक होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। किसका? रनिंग वाइंडिंग का। और स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अधिक होता है, इंडक्टेंस क्या होता है इसका? काफ़ी कम होता है। अब जो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग, उससे एक सीरीज में शंट कैपेसिटर लगा है। ये क्यों लगा होता है? स्टार्ट कराने के लिए, स्टार्टिंग के लिए पर्पज से यूज होता है। जैसे स्टार्टिंग हो जाती है तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक स्विच लगाए हैं, उसके थ्रू इसको बाद में अलग कर देते हैं, इससे जुदा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा था वो सीरीज में लगा था, लेकिन किससे लगा था? स्टार्टिंग वाइंडिंग से। बेसिकली ये फेज डिफरेंस बनाने के लिए होता है 90 डिग्री का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, जिससे इनफ मात्रा में हम फ्लक्स को प्रोड्यूस कर सकें। तो स्टार्टिंग वायरिंग की श्रृंखला में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर पूर्ण रूप क्या है। ऑयल सर्किट ब्रेकर, सॉरी ये तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और पूरा बता भी दिया कि OCB का पूर्ण रूप क्या है। देखिए इतना कॉन्फिडेंस कि आपको देखते ही देखते पता चल जाना है कि हाँ ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये तो फुल फॉर्म काफ़ी इजी था। तो जितने भी देखिए कम से कम 4-5 तो आ ही चुके हैं आपके पूर्ण रूप। तो पूर्ण रूप और एक BIS, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो BIS से रिलेटेड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसको आप पूरा पढ़ जाना, जिससे पक्का 4-5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। हो सकता है 6-7 क्वेश्चन भी आ जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज प्रेरण मोटर द्वारा संचालित होता है। तो सुरक्षा के उद्देश्य से यदि बात करा जाए तो आपको ज़रूर है कि कम, मतलब कम करंट वाला क्या यूज करना पड़ेगा? स्टार्टर यूज करना पड़ेगा। कम हार्स पावर वाला स्टार्टर मशीन यूज करना पड़ेगा। तो कम हार्स पावर के लिए, जो 5 हार्स पावर तक के लिए हम DOL स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो ये सुरक्षा के उद्देश्य से भी, उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से भी अच्छा होता है। तो हम यहाँ पे सिंगल फेज DOL स्टार्टर का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 118 का तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पोनी मोटर। नाम सुना सुना सा लग रहा है। पोनी मोटर का प्रयोग करना के लिए एक स्टार्टिंग विधि है, मतलब एक स्टार्टिंग मेथड होता है जिसमें हम पोनी मोटर का यूज़ करते हैं। तो ऐसा कौन सा मशीन होता है, कौन सा मोटर होता है जिसमें हम ये मेथड यूज़ करते हैं भाई? तो सिंक्रोनस मोटर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक, जिसको हम सिंक्रोनस बोलते हैं हिंदी में। अब तुल्यकालिक मोटर में क्या होता है जी भाई? देखिए क्या होता है ना, कभी कभी सिंक्रोनिज्म, इसका सिंक्रोनिज्म हट जाता है, लूज हो जाता है। सिंक्रोनिज्म बनाए रखने के लिए, सिंक्रोनस स्पीड पकड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ये आप नीचे देख रहे होगे फिगर में मैंने दिखा रखा है अच्छे से कि सिंक्रोनस मोटर है, उसके साथ यहाँ पे एक पोनी मोटर को भी लगा दिया गया है एक पट्टे के थ्रू, ठीक है। एक पट्टे के थ्रू हमने क्या कर रखा है जी, लगा रखा है पोनी मोटर को। जैसे ही
सिंक्रोनिज्म लूज होगी। सिंक्रोनिज्म लूज क्या, अगर नहीं सिंक्रोनिज्म पे जा पा रही हो तो हम पोनी मोटर का यूज करके क्या करते हैं, इसकी स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड के बराबर कर लेते हैं। जैसे ही बराबर हो जाती है तो पोनी मोटर को डीकपल्ड कर देते हैं, मतलब इससे छुड़ा देते हैं, जो इसकी कपलिंग होती है उसको हटा देते हैं। तो पोनी मोटर का यूज हम बेसिकली स्टार्टिंग मेथड में करते हैं ताकि ये सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंच जाए। तो तुल्यकालिक जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस सिंक्रोनस मोटर में यूज करते हैं। ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं मेरा हिंदी गड़बड़ हो जाए, तो बेसिकली आप भावनाओं को समझिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है। तो देखिए, छत के पंखे में आप अभी भी जो पढ़ रहे होगे अगर इस वीडियो को, तो आपके ऊपर पंखा चल रहा होगा, तो आप वहाँ पे देखते होगे कि कभी कभी क्या होता है, वो पंखा धीरे धीरे चलने लगता है। तो आप कहते हो यार पंखा बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, इसका कंडेंसर चेंज करवा देते हैं। तो जो कंडेंसर होता है बेसिकली वहाँ पे वो अस्थाई कैपेसिटर होता है, उसका यूज़ हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पंखे में क्यों यूज़ करते हैं। और देखिए, जब पंखा क्या होता है आपका स्लो चलने लगता है, तो आप चाहो तो उसको मैनुअली भी चला सकते हो। स्लो चलता ही क्यों है, या फिर लगाते ही क्यों हैं, जो देखिए पंखा जो होता है उसमें इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें बेसिकली होता यह है कि कॉइल में जैसे ही करंट हम प्रोड्यूस कराते हैं बाहर से, तो इसमें जो टार्क प्रोड्यूस होता है ना, वो दोनों डायरेक्शन में लगता है, इधर भी देखिए लगता है और इधर भी लगता है। तो ये कंपन करके रह जाता है। तो आप देखे भी होंगे घरों में, कभी कभी पंखा चलाते होगे, अगर कैपेसिटर जल गया तो नाचता नहीं है, वो कंपन करता रहता है, तो उसमें आवाज़ आती है। अब उसको अगर चलाना है यदि आपको, तो आप क्या करते हो, जाके किसी डंडे से या फिर हाथ से उसको घुमाते हो, तो उसका जो टार्क किसी एक डायरेक्शन में हो जाता है और लगता है घूमने। ठीक है, तो वहाँ पे तो आप मैनुअली चलाते हो, लेकिन उस मतलब मैनुअली ना चलाएं, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अस्थाई कैपेसिटर का यूज करते हैं। वो क्या करता है, यहाँ पे अभी मैंने आपको पीछे जो दिखाया था कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का फिगर, वैसे इस सीरीज में लगा दिया जाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग से, जो इसको क्या करता है स्टार्ट करने में, मतलब स्टार्टिंग में ही टार्क प्रोड्यूस कराता है, जिससे ये एक डायरेक्शन में टार्क प्रोड्यूस हो जाता है और ये पंखा रोटेट कर जाता है। तो बेसिकली स्थायी कैपेसिटर का यूज करते हैं कहाँ पे, छत वाले पंखे में, सीलिंग फैन जिसको बोलते हो आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 121, जिसमें ये पूछा गया है कि डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग के लिए किया जाता है। तो डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग हम प्रारंभिक करंट को नियंत्रित करने के लिए, देखिए जितना भी स्टार्टर है ना, तो उसको हम जो प्रारंभिक करंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं, क्योंकि प्रारंभिक करंट हाई ना हो जाए। जैसे आप डायरेक्ट ही अगर मशीन को कनेक्ट कर देते हो सप्लाई से, तो उससे क्या होगा कि हो सकता है अधिक करंट उसमें फ्लो कर जाए, उससे वाइंडिंग वगैरह क्या होती है, उस जलने का चांस होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टर में काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें रजिस्टेंसेस लगे होते हैं। अब उस रजिस्टेंसेस की वजह से करंट का जो मान होता है वो कम होता है। ठीक है, करंट का मान कम होता है तो हम इजीली स्टार्ट कर लेते हैं। तो डीसी मोटर स्टार्टर भी है, तो उसका प्रयोग ऑब्वियसली हम प्रारंभिक करंट को कम करने के लिए या नियंत्रित रखने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं उसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, प्रारंभिक करंट को नियंत्रित करने के लिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि तार के मानक गेज की सीमा है। देखिए, तार के मानक गेज की सीमा कितनी होती है जी, 0 से लेके 36 SWG। ये SWG क्या है जी, स्टैंडर्ड वायरिंग गेज। मैं यदि लिखूं तो ये है स्टैंडर्ड वायरिंग गेज। देखिए राइटिंग काफ़ी अच्छी है मेरी, आप देख सकते हो, GUAGE, इससे अच्छी राइटिंग किसी की नहीं होगी, GUAGE। तो ये हो गया स्टैंडर्ड वायरिंग गेज, SWG का फुल फॉर्म। देखिए आपको फिगर में मैं यदि दिखा दूं, तो फिगर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बंदे ने ये गेज मीटर पकड़ा हुआ है, जिसमें आपको पूरा स्क्रीन में दिखाऊं तो कुछ यहाँ पे देखिए नंबर भी दिए गए हैं 0 1 2 3 4 5 6 करके। तो यहाँ पे देखिए वायर को लेकर के यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, होल है, इसमें ये वायर को देखिए अंदर डालने का प्रयास कर रहा है। तो यदि वायर इसमें आसानी से चली जाती है यहाँ से, तो क्या होगा जी, आप दूसरे पे चेक करो, जहाँ पे वायर फंसने लगे ना जाए अंदर, तो समझ जाना कि उसके पहले वाला जो होल था, छेद था,
वो उसका क्या है जी, स्टैंडर्ड वायरिंग गेज मीटर है। जैसे यहाँ पे 20 नंबर का ये है, ठीक है, जो जो वायर इसने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो ये देखिए वायर के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली। इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0 से लेके 36 SWG, स्टैंडर्ड वायरिंग गेज। तो ये मैंने देखिए पूरा फिगर के साथ आपको दिखा दिया। हो सक आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया हो कि 0 से 36 SWG मतलब मानक गेज होता क्या है, वो भी आप देख लिए। तो गाइज यदि अच्छा लग रहा हो तो बने रहना, कुछ ही क्वेश्चन और है, ठीक है। और आप बाद में यदि देखना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना, जिससे कि आप बाद में भी इसको खोज के पूरा पढ़ सको, ठीक है। यदि आप ऊब गए हो तो आराम से पानी वानी पी के फिर से आके बैठ के पढ़ो। लेकिन पूरा का पूरा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करो। अगला क्वेश्चन है कि गीज़र का थर्मोस्टेट परिसर क्या है। तो देखिए गीज़र का थर्मोस्टेट परिसर पूछा गया है। अब गीज़र क्या होता है, गीज़र का उपयोग देखिए हम क्या करते हैं, पानी गर्म करने के लिए करते हैं, ठंडियों में नहाने के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है देखिए उसी से आंसर बता सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, कॉमन सेंस भी यूज कर जाता है, जिससे किसी को ना पता हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है दूसरा ऑप्शन, जैसे आप देख सकते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी करके अपना होगे। तो फिर गीज़र का फ़ायदा क्या हुआ जब ठंडा ही पानी रह गया तो ये तो बिल्कुल कट गया। अब एक ऑप्शन है पहला वाला जिसमें लिखा गया 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन आप सोचिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी तो उबलने लगता है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली आप इससे नहा पाओगे। तो ये भी आंसर कट हो गया। अगला जो आपको एग्जांपल दिख रहा है ऑप्शन, वो क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी काफ़ी ठंडा हो गया, ठीक है। तो अब जो ऑप्शन जो आपके सामने बचता है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी काफ़ी गर्म हो चुका होता है। ये थोड़ा सा नुकसानदायक जरूर होता है, लेकिन ये जलाएगा नहीं आपके शरीर को। तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड 36 तो अपना रूम टेम्परेचर ही होता है, ठीक है। तो ठीक तो है, 32 डिग्री से 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप आसानी से इसको टिक मार सकते थे। तो क्वेश्चन को आप देखिए कई तरीके से करके देखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप केवल पढ़े हुए हो उसी में भुने हुए हो कि यार ये तो ऑप्शन नहीं था, क्या था। आप एक कॉमन सेंस का भी तो यूज कर सकते हो। तो इससे आप आसानी से इसका टिक कर सकते हो आंसर। तो तीसरा वाला इसका सही आंसर था, 32 से 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक गीजर का थर्मोस्टेट परिसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। यदि 5 ओम के 3 प्रतिरोधक एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध होगा। ये इतना आसान क्वेश्चन है कि ये तो स्किप होना बनता है। यहाँ पे आप इसको अपने से कर सकते हो यार, आंसर भी आपको पता चल गया होगा कि 15 ओम है, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो डायरेक्ट जुड़ाते हैं 5 ओम 5 ओम 5 ओम बराबर 10 15 हो जाएगा, 5 5 10 5 15। अगला क्वेश्चन है ACSR का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है जी, एल्यूमिनियम कंडक्टर सॉलिड रेनफोर्स्ड। ACSR का ये फुल फॉर्म होता है। देखिए लगभग ये हमें लग रहा है कि चौथा या पांचवा, पता नहीं, मतलब काफ़ी सारे फुल फॉर्म भी पूछे जा रहे हैं। और BIS, बार बार मैं कह रहा हूँ कि BIS ज़रूर पढ़ना आप, और फुल फॉर्म, इससे 10 क्वेश्चन 10 नंबर आपके पक्के हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, जिसमें पूछा गया है शक्ति कारक पावर फैक्टर का अधिकतम मान है। तो देखिए पावर फैक्टर जो होता है ना, cos फाई, अब आप बचपन में ट्रिग्नोमेट्री यदि पढ़े होगे तो इसकी रेंज होती है 0 से 90 डिग्री। तो कास 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, कास 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो मैक्सिमम रेंज इसका मैक्सिमम जो वैल्यू है 1, मतलब 0 से 1 तक रेंज होता है। तो वहीं तो पूछा गया अधिकतम मान कितना होता है, तो इकाई। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपको पता रहा होगा। इसमें से काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो PhD करके ही बैठे होंगे। तो काफ़ी इजी जी क्वेश्चन आपको सामने आ रहा है, ठीक है। मतलब कितने आसानी से बन जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि BIS के अनुसार फर्श से स्विच बोर्ड की ऊंचाई, फर्श से स्विच बोर्ड की ऊंचाई होनी चाहिए, कितना होनी चाहिए, तो 1.5 मीटर होना चाहिए। लेकिन आपके घरों में तो आप देखो कि होता नहीं है, आप लोग करते नहीं हो, आप लोग तो नीचे भी लगा देते हो, कहाँ कहाँ नहीं लगा देते हो। तो यार देखो इससे काफ़ी खतरा है। अगर लगाओ भी नीचे ना, तो ऐसे जगह पे लगाओ जहाँ पे बच्चे ना पहुँच पाए, क्योंकि अगर बच्चे वहाँ पे गए तो कंफर्म है कि वो उसके साथ छेड़खानी करेंगे। उनको क्या पता कि ये क्या है, उसमें हो सकता है कि कोई आयरन वाली चीज़ ही डाल दें, कुछ ऐसा चीज़ जो कंडक्टर हो,
सुचालक हो तो उससे बच्चे को झटका लग सकता है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बोला कि भैया 1.5 मीटर के बच्चे नहीं होते हैं, आप उतना यूज करो कि 1.5 मीटर तक ऊंचाई रखो, ठीक है, फर्श से स्विच बोर्ड की। देखिए बीआईएस का एक और क्वेश्चन आया, तो देखिए हर बार पूछा गया है बीआईएस के क्वेश्चन, जरूर आप इसको पढ़ो। तो 1.5 मीटर्स का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टार्क होता है। डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टार्क मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, यहाँ भी बता रहा हूँ कि डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टार्क देखिए हाई होता है, ठीक है। इसीलिए इसका यूज हम क्या करते हैं, ट्रेन में करते हैं। ट्रेन अब रुकी हुई है तो चलाएं कैसे इसको, काफ़ी हाई टार्क चाहिए ना। तो हाई टार्क कब प्रोड्यूस होगा, जब हम डीसी सीरीज मोटर यूज करेंगे। डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको सामने दिखा भी रखा हूँ, और भी काफ़ी सारे यहाँ पे देखिए मशीन, उनके कैरेक्टरिस्टिक मैं दिखा रखा हूँ। तो डीसी सीरीज मोटर का जो प्रारंभिक टार्क है वो उच्च होना चाहिए, तभी हम इसका ट्रैक्शन में भी यूज़ करते हैं, लिफ्ट में यूज़ करते हैं। सॉरी, लिफ्ट में हम संट का यूज़ करते हैं, ठीक है, संट का, जहाँ पे हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है, कांस्टेंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब लोहे का क्षय और तांबे का क्षय बराबर हो तो ट्रांसफार्मर दक्षता होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, शून्य, एक चौथाई, आधे पूर्ण, तो पूर्ण तो नहीं होना चाहिए, मतलब पूर्ण का मतलब हाँ मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम होना चाहिए। जब लोहे का क्षय और तांबे का क्षय जो होता है बराबर यदि हो जाए, देखिए मैं फार्मूला भी दिखा रखा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस यदि बराबर हो गया ना, तो इफिशियंसी जो कि मैक्सिमम हो जाएगी। पूर्ण का मतलब यदि मैं आपको ग्राफ दिखाऊं ना, ये ऐसे कुछ हो गया, यहाँ पे जो मैक्सिमम है, यहाँ पे ही क्या होता है जी, आयरन लॉस मतलब लोहा का क्षय, तांबे के क्षय मतलब PCU, कॉपर लॉस के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है जब मैक्सिमम होता है। तो मतलब ऐसी कंडीशन पे मैक्सिमम होता है। लेकिन एक और कंडीशन है, यदि यहाँ पे पावर फैक्टर कास फाई अगर ये 1 हो जाए ना, तब और मज़ा आ जाता है कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, मैक्सिमम ही नहीं बल्कि मतलब पूर्ण भी हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में पूर्ण दिया गया है, जबकि होना चाहिए था मैक्सिमम। और पूर्ण तो तब होगा जब कास फाई की वैल्यू 1 हो जाए। हाँ, कास फाई की वैल्यू यदि 1 नहीं रही तो भी मैक्सिमम रहेगा, लेकिन फुल नहीं रहेगा, मतलब पूर्ण जो हम कह रहे हैं ना, यहाँ पे वर्डिंग दे रहे हैं, पूर्ण दक्षता नहीं होगी, फुल इफिशियंसी वहाँ पे नहीं होगी, मैक्सिमम जरूर होगी। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, आप फार्मूला भी यहाँ से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि सीरीज मोटर लोड करंट IL होता है। तो सीरीज मोटर की यदि हम बात करें तो भैया सीरीज मोटर में, ये देखिए सीरीज मोटर में कुछ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है मैं यदि अच्छा आर्टिस्ट हूँ तो बना लूँ। ये देखिए सॉरी, ये देखिए सीरीज मोटर जो है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया मोटर का, ये बेसिकली कैसे होता है यहाँ पे, यदि मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये देखिए ऐसे गया, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पे मोटर, ये हमने टर्मिनल बाहर निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे जो करंट होता है, मोटर की बात कर रहे हैं ना, मोटर में क्या होता है अंदर की तरफ, तो ये ISC जो सीरीज करंट होता है, वही जो होता है आर्मेचर करंट होता है IA, इसलिए यहाँ पे आर्मेचर करंट सीरीज करंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली सिंपल सा आंसर इसका। अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति है। तो भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति कितनी है जी, अगेन वही क्वेश्चन, ये इंग्लैंड वाले क्या ना करा दें, हमारे ऊपर राज करके गए और 50 हर्ट्ज पे हमको छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे जो मशीनें वगैरह हैं वो 50 हर्ट्ज पे लगी बनने, जबकि अमेरिका वाले 60 हर्ट्ज का मजा ले रहे हैं, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ पूरा डिटेल में पिछले क्वेश्चन में। तो 50 हर्ट्ज यूज़ करते हैं बेसिकली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 1 ब्रिटिश हार्स पावर इज इक्वल्स टू, तो ये 746 वाट होता है। आपके घरों में मशीन रखी होगी तो आप देखे होगे वहाँ पे हार्स पावर की जो वैल्यू लिखी होती है, एक हार्स पावर में 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, एक 4 पोल वाला प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर 1500 RPM पर चल रहा है, प्रत्यावर्ती की आवृत्ति होगी। तो देखिए 4 पोल वाला, ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार भी है और इसका फार्मूला आपको याद हो गया होगा, कई बार आप यूज करते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे, फ्रिक्वेंसी, जो जो चीज़ें हमको पता है वो चीज़ें लिख लेते हैं। जैसे 1500 RPM हमको पता है सिंक्रोनस की, अल्टरनेटर की मतलब सिंक्रोनस जनरेटर की स्पीड हमको पता है NS,
और ये 120 तो दिया ही है। एफ नहीं पता है, नहीं पता है ना एफ, हाँ एफ नहीं पता है। और क्या दिया गया है, पोल 4, एफ पता चल गया। 4 3 या 12, 30 हो गया ये। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये 3 काटोगे 150, 50 आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल्स टू कितना आ गया जी, 50 हर्ट्ज। कितना आसान क्वेश्चन है, आपको इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा कई बार यूज होते होते। तो इस पे आप रख के किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हो। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा टफ पूछेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन नोब एल श्रृंखला एमसीबी का में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो ये जो ग्रीन नोब होता है ना, ग्रीन कलर की नोब होती है, वो बेसिकली हम जो लाइटनिंग होती है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइटनिंग सर्किट के लिए यूज़ करते हैं। जो बिजली स्ट्राइक करती है, तो ऐसी कंडीशंस में हमको जो एमसीबी यूज़ करते हैं उसमें जो नोब होता है वो ग्रीन कलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप देखोगे तो उसकी जो पट्टी होती है वो ग्रीन कलर की पट्टी का यूज करते हैं हम। बेसिकली जितने भी अर्थिंग वाली चीज़ें होती है वहाँ भी हम ग्रीन कलर का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइटनिंग सर्किट के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 3 फेज 50 हर्ट्ज वाली प्रेरण मोटर 1500 आरपीएम पर चल रही है, पोल की संख्या कितनी होगी। अगेन वही क्वेश्चन आ गया, जो पता है वो लिख लेते हैं। देखिए 1500 आरपीएम, देखिए 2 क्वेश्चन इसी पे पूछ दिया, मतलब समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है इस पेपर में। तो ये एक फार्मूला आपको 3 नंबर दे गया। 1500 आपको पता है, और 120 तो आपको पता ही है। एफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आपको पता चल चुका है। क्या पूछा गया है, पोल। तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। हमको क्या पूछा गया है जी, पोल पूछा गया है। यहाँ पे 1500 आरपीएम दिया गया था हमको, ये स्पीड 120 इंटू 50 हर्ट्स, और नंबर ऑफ हमको क्या बताना है, पोल। तो ये कितना हो गया, 12 गुणे 5 कर देंगे तो 60 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर 15 है। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 चौका 60। कितना आसान क्वेश्चन, 4 पोल आ गया यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 की टर्बो मतलब उच्च गति प्रत्यावर्तित्र के लिए किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए 2 तरह के रोटर होते हैं। कौन कौन से रोटर होते हैं जी हमारे पास, एक तो सेलिएंट टाइप का होता है, सेलिएंट, ठीक है, और दूसरा यदि हम बात करें तो एक सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। ठीक है, 2 ही तरह के रोटर यूज किया जाता है इसमें। तो यदि हम बात करें सेलिएंट टाइप का, तो सेलिएंट टाइप का जो डायामीटर होता है ना वो ज़्यादा होता है। ठीक है, डायामीटर की यदि हम बात करें तो वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो लेंथ होती है वो छोटी होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप सेलिएंट पोल की बात करें तो उसका जो फिगर होता है, यदि सोचिए अब 2 ही पोल हों, 2 पोल की यदि मैं बात करूं, तो उसमें क्या होता है ना कि इसको आप रोटेट कराओगे, और अगर इसकी लेंथ लंबी आपने रख दी तो इसका जो सकेंद्रीय बल है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि इसके जो पंखे हैं, मतलब आप पंखा से यदि एग्जांपल ले लो तो ये उखड़ जाएंगे यहाँ से, अगर इनको तेज़ी से आप नचाओगे तो। इसलिए इनको तेज़ी से हम नहीं रोटेट कर पाते हैं, काफ़ी कम ही स्पीड से रोटेट कर पाते हैं। ठीक है, 1500 आरपीएम तक जनरली हम इसको रोटेट करते हैं। वहीं यदि आप सिलेंड्रिकल टाइप लो, ठीक है, ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप, तो इसको आप काफ़ी तेज़ी से रोटेट करा सकते हो। मतलब बेलनाकार पोल यदि प्रकार का लो आप रोटर, तो इसको तेज़ी से रोटेट करा सकते हो। आप देखो ना, कोई छोटा सा आप ऐसे डिस्क लेके देखो, इसको काफ़ी तेज़ी से रोटेट करा सकते हो। वहीं आप एक लंबा सा कोई पंखा ले लो, कुछ टाइप का पंखी, उसको रोटेट कराओ, तो रोटेट करने को तो कर जाएगा, लेकिन जो सेकेंडरी बल पे वो फिट होता है ना वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, और पंखा उखड़ के दूर चला जाएगा। तो इसीलिए हम सेलिएंट का देखिए यूज़ नहीं करते हैं, हम सिलेंड्रिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब बेलनाकार टाइप का। तो इसका आंसर हो गया चौथा वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, पावर फैक्टर एज। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पावर फैक्टर कितना होता है जी, वास्तविक शक्ति अपान अप्रत्यक्ष शक्ति, मतलब रियल पावर अपॉन एपेरेंट। ठीक है, एपेरेंट।
इसको आप एक डायग्राम से भी देखते हो, इस वाले सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है जी, राइट एंगल ट्रायंगल से आप देखते हो इसको ना, कि यहाँ पे क्या होता है, एपरेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका रियल होता है, और ये आपका हो जाता है जी रिएक्टिव पावर। ठीक है, रिएक्टिव, जिसको आप आभासी पावर भी बोलते हैं, इसका पता नहीं चलता है लेकिन होता है। तो सॉरी, ये मैं क्या कर गया, रियल नीचे होना चाहिए था, और आपका रियल यहाँ पे ये रिएक्टिव हो गया और ये अपरेंट हो गया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल से भी हम देख सकते थे इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि BIS के अनुसार, ये देखिए कितने, मतलब BIS के अगेन एक क्वेश्चन आ गया, मतलब हद हो गई अब तो। मतलब BIS आप जरूर, मतलब इसके जितने भी पूरा बुक इसको मतलब साफ कर जाना बुक में BIS वाले चैप्टर को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। BIS के अनुसार फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। देखिए जो पंखे की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए छत से, वो कितनी होनी चाहिए, तो 2.75 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, तब आपको थोड़ा मतलब हवा जो होगा वो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने काफ़ी सारे मानक बना रखे हैं, आप उनको ज़रूर पढ़ें एक बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.75 मीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नि अलार्म प्रणाली के भाग क्या हैं। देखिए अग्नि अलार्म प्रणाली जो है उसमें क्या क्या ये है जी, धुआं हो गया, सॉरी धुआं और उष्मा डिटेक्टर हो गया, घंटियाँ, डी कैम पैनल, अलार्म पैनल और बैटरी, इतनी चीज़ें यूज होती हैं ताकि हम इसको शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट से बचा सके। हीटर तो यूज होता नहीं है, यहाँ भी हीटर यूज होता नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे देखिए हीट फ्यूज़ ये यूज होता नहीं है, तो ये जो आपको बेसिकली पहला ऑप्शन दिख रहा है वो उसमें यूज होता है अग्नि अलार्म प्रणाली में। ठीक है, जो अभी हम बुकहोल्ज रिले का आपको एग्जाम्पल दे रहे थे, वहाँ भी ये यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा गया, घरेलू उपकरणों में तापन तत्व के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। यार ये तो आप हीटर जलाते ही होगे, तो हीटर में आपको पता होगा नाइक्रोम वायर यूज होता है, जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, जिससे हम इजिली हीट को जनरेट कर सकते हैं। तो और उसका यूज हम किसी भी चीज़ को हीट करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो तापन तत्व का बेसिकली जो पूछा गया, तापन तत्व के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम वायर का। तो दूसरा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आप कोरोना प्रभाव कैसे कम कर सकते हो। ये तो मज़ेदार क्वेश्चन आ गया, कोरोना, जैसा कि एक और ऑप्शन इसमें जुड़ जाना चाहिए था ना, कि सोशल डिस्टेंसिंग से, है कि नहीं। तो देखिए अच्छा ये आंसर है, सोशल डिस्टेंसिंग। ये जो इलेक्ट्रिकल में यूज होता है ना, इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग ही फॉलो होगा। देखिएगा आप कि जो बेसिकली कोरोना होता कब है, जब हाई वोल्टेज, यदि हम बात करें ओवरहेड लाइंस की, तो हाई वोल्टेज की लाइन जो होती है, यदि उसमें क्या हो, हाई वोल्टेज पे हाई करंट फ्लो करे, ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट, तो उसके जो आसपास के एयर होते हैं ना, वो आयनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे भी जो एयर होता है उनको आयनाइज करके ये क्या कर लेता है, उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा देता है, जिसकी वजह से हमको वायर के चारों तरफ क्या होता है, एक ब्लू कलर का ग्लो दिखाई देने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोना प्रभाव है। ठीक है, आप अपने घरों के बाहर देखे भी होंगे, यदि आप गांव से बिलोंग करते होगे या फिर सिटी से, तो देखे होंगे कि कुछ ऐसा ऐसा कभी हमको ऐसी कंडीशंस दिख जाती हैं। तो ऐसे में हम करें क्या, तो हमको जो यहाँ पे कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर्स जो दो लगे हुए हैं, उनके बीच में दूरी मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, वो उनके दूरी के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होते हैं, तो इनके बीच भी हमको दूरी बनाए रखना होता है कोरोना को कम करने के लिए। तो हुआ ना कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके, तो पहला आंसर आपका ये सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, जिसमें पूछा गया है कि आमतौर पर एक फेज वाली मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आमतौर पर हम बात करें एकल फेज की बात की गई है ना, सिंगल फेज की, तो सिंगल फेज में हम
कंसंट्रिक टाइप का यूज़ करते हैं वाइंडिंग का, कंसंट्रिक टाइप वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। तो इसका सही वाला आंसर हो जाएगा चौथा वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेव वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये कहाँ से, चलिए हो सकता है रिपीट हो गया क्वेश्चन जिससे पूछा गया समानांतर पथ कितने होते हैं। तो बताया है मैंने याद करने का तरीका, वेव तो एक वेव बनाना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो साइकिल सॉरी एक साइकिल में दो पार्ट दिख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो दो समांतर पाथ हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है। तो देखिए टेस्ट लैम्प पाया जाता है, स्क्रू ड्राइवर भी लेके चलता है वो, और इलेक्ट्रीशियन चाकू भी लेके चलता है, लेकिन वॉइस लेके नहीं चलता है। वॉइस आवाज़ को आप मत समझ लेना, वॉइस मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि ये जो वस्तुएं होती हैं उनको पकड़ने के काम में आता है मजबूती से, ठीक है। तो वॉइस वो अपने टूल किट के रूप में नहीं लेके चलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है 145, जिसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज शून्य होती है जब वह बिना किसी लोड के चल रहा होता है। तो देखिए मैंने फिगर में भी दिखा रखा है आपको समझाने के लिए बस, कि यदि मैं यहाँ पे क्या करूँ, सीरीज वाउंड जनरेटर को क्या करूँ, लोड हटा दूँ, तो लोड हटाऊंगा तो इसमें करंट ही नहीं फ्लो होगा। अब यदि करंट नहीं फ्लो होगा तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं जनरेट होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो डीसी सीरीज वाउंड जनरेटर की यदि हम बात करें तो उनमें क्या होता है कि लोड ना होने पे टर्मिनल वोल्टेज शून्य हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीरीज वाउंड जनरेटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 146वां क्वेश्चन, केवल मात्र हम 5 क्वेश्चन दूर हैं, तो अब तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना। तो अगला क्वेश्चन है एसी सर्किट, इन एसी सर्किट इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 90 डिग्री देन द पावर विल बी। ये तो मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है, मतलब मज़ेदार क्या है, इतना इजी क्वेश्चन है कि आप इसका आंसर जानते होगे। ये होता है वी आर एम एस, आर एम एस मत बोलना, पावर कितना होता है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कास फाई, चाहे डीसी हो या एसी, आर एम एस जरूर होता है वहाँ पे। जो भी आपको बताते हैं वी आई ना, वो डीसी वोल्टेज डीसी करंट बता देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। तो पी वी आर एम एस आई आर एम एस कास फाई की वैल्यू जब 90 डिग्री रखते हो तो कितना हो जाएगा जी, पावर जीरो हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 147, जिसे पूछा गया है व्हाट इज यूज्ड टू प्रोवाइड स्टार्टिंग टार्क एंड प्रिवेंट हंटिंग इफेक्ट इन सिंक्रोनस मोटर। यदि देखिए आपको वीडियो स्लो लगे ना तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को फास्ट भी देख सकते हो अपने यूट्यूब में, आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं फास्ट करने का। तो चलते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि व्हाट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड स्टार्टिंग टार्क एंड प्रिवेंट हंटिंग इफेक्ट इन सिंक्रोनस मोटर। तो हंटिंग इफेक्ट को यदि दूर करना है आपको, ठीक है, और स्टार्टिंग टार्क प्रोवाइड करना है जिससे मशीन क्या करे, रन कर सके, तो आप क्या करोगे, मैं यदि फिगर में दिखा दूँ तो आपको डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग ये आप देख रहे होगे, पूरा जूम कर दिया मैंने। तो जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना पार्ट, ये छोटे छोटे ये चारों में, यही डैम्पर वाइंडिंग होती है। यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वाइल लगाई गई होती है, ऐसे ऐसे। तो ये क्वाइल जो होती हैं क्या करती हैं, एक्स्ट्रा हमको टार्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जिससे ये रोटर क्या कर सके, रोटेट कर सके। तो ये बेसिकली डैम्पर वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट था। तो हम डैम्पिंग वाइंडिंग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए और स्टार्टिंग टार्क को, मतलब प्रारंभिक टार्क को प्रोवाइड करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो सौर बैटरी की यदि हम बात करें तो सोलर सेल में क्या करते हैं हम, देखिए जैसे सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, जिसमें होता क्या है ना कि जैसे ही सेमीकंडक्टर पे क्या होता है, लाइट स्ट्राइक करती है, तो ये क्या करती है, इससे इसमें जो फोटान एनर्जी होती है, ये अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर देती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देती है, जिससे इनके इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे सौर बैटरी जो है उसमें भी हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है जी कि जो आप जानते हो कि सेमीकंडक्टर जो होता है, इनके अगर एनर्जी बैंड की बात करें तो इनके बीच में हल्का सा डिफरेंस होता है। तो इनके गैप को पूरा करने के लिए सेमीकंडक्टर वाला यदि आप कॉन्सेप्ट देखो, जैसे कंडक्टर में क्या होता है कि उसमें
पूरा यहाँ पे फुल्ली इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा गैप होता है। उसको पूरा करने के लिए हमको यहाँ पे एक लाइट से स्ट्राइक करना पड़ता है, ठीक है। उससे फोटान एनर्जी देनी पड़ती है जिससे इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, यहाँ पे रैंडमली मूव करने लगे, या फिर किसी एक डायरेक्शन में, जैसे रैंडमली भी यदि मूव कर रहे हो तो किसी एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था इसके पीछे कि हम सेमीकंडक्टर का यूज़ क्यों करते हैं। तो सौर बैटरी में हम सेमीकंडक्टर का देखिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर चौथा वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, जिसमें पूछा गया है कि विच टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड फॉर वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो देखिए वोल्टेज स्टेबलाइजर हम बात करें वोल्टेज स्टेबलाइजर की, तो यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। मैंने आपको एक फिगर में दिखा भी रखा था कि टैपिंग यहाँ पे करना होता है। स्टेबलाइजर का मतलब होता है कि हम वोल्टेज को घटा बढ़ा सके, तो उसके लिए हमें टैपिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो हम ऑटो ट्रांसफार्मर में इजीली कर लेते हैं। ये देखिए प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ हम टैपिंग को जोड़ते हैं। वोल्टेज को अप डाउन करना है तो हम टैपिंग के थ्रू, देखिए स्विच के थ्रू टैपिंग को क्या कर सकते हैं, नीचे ऊपर कर सकते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप में यूज़ करते हैं। इसका सही आंसर चौथा वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब मोटर की गति स्थिर है, लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप होगी। स्लिप क्या होता है? स्लिप होता है हमारा सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। अगर परसेंटेज में बात करें तो इंटू 100 हो जाता है। तो जब मोटर गति स्थिर है तो रोटर घूमेगा नहीं, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा NR। अगर ये 0 हो गया तो NS से NS कट के 1 आ जाएगा, 1 का गुणा करोगे 100 में तो 100% आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 100%। हाँ, तो पूरा क्वेश्चन पूरा हो चुका है 150 तक। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपको जैसा भी लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट करके कैसा लगा, और हो सके तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि मैं यहाँ पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूँ। तो गाइज देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको करने देखिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चंस को करके भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आए अनेक टाइप के, तो आप क्वेश्चन ज़रूर करें, थ्योरी में ही ना रह जाएं, ठीक है। क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। क्वेश्चन वहाँ पे एग्ज़ाम में कि स्ट्राइक करे जल्दी से, उसके लिए आपके प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए देखिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो अगले साल का पेपर उठाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे। थैंक यू।